प्यारे बच्चों, ये जो आपकी क्लास है बेसिकली क्रैश कोर्स है और हरियाणा एग्ज़ाम आपका अपकमिंग है उसके लिए है। तो हम ये कोशिश करने वाले हैं, आईपीसी की है, इंडियन पिनल कोड की है। तो हम ये कोशिश करने वाले हैं प्यारे बच्चों कि आईपीसी से संबंधित सारी इम्पोर्टेंट बातों को हम आज सुने और कवर करें, या जहाँ तक चल सकेंगे वहाँ तक चलेंगे। लेकिन अगर इस क्लास को सुनते रहेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हुई चलेंगी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करेंगे और एकदम वहाँ से स्टार्ट करते हुए, इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हुए हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है हम कुछ एकदम इनिशियल स्टेज से पढ़ते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड, और इंडियन पिनल कोड हम पढ़ने जा रहे हैं जब तो कुछ मैक्सिम अक्सर पूछता है हमारे एग्जाम में से, आईपीसी में से। एक है आपकी मैक्सिम प्रो रियो, एक जो आपकी मैक्सिम है वो है आपकी प्रो रियो। इस मैक्सिम का क्या मतलब है? इस मैक्सिम का मतलब ये है कि जब भी पेनल लॉ, देखो हमेशा हमें किसी न किसी लॉ के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है जब उसकी लैंग्वेज जो होती है वेग होती है, क्लियर नहीं होती है। तो जब भी कोई पेनल लॉ होगा, क्रिमिनल लॉ होगा, उसको हम कंस्ट्रू करेंगे और वो दो इंटरप्रिटेशन दे रहा हो, एक एक्यूज्ड के फेवर में और दूसरा एक्यूज्ड यानी ऑफेंडर के अगेंस्ट में, तो हम हमेशा वो इंटरप्रिटेशन लेंगे, दैट इंटरप्रिटेशन विच इज लीनियंट टू द ऑफेंडर, उस इंटरप्रिटेशन को हम एक्सेप्ट करेंगे। ये मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन विच इज फेवरेबल टू द ऑफेंडर, वी विल अडॉप्ट दैट इंटरप्रिटेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ द मैक्सिम, दैट इज प्रो रियो। नंबर 2, दूसरी मैक्सिम है नल्लम क्राइमेन सिना लेगे और नल्ला पोना सिना लेगे। ये दो मैक्सिम है, ठीक है, इनको पढ़ते हैं। नल्लम दूसरी मैक्सिम है ये, नल्लम क्राइमेन सिना लेगे, नल्ला पोना सिना लेगे। नल्लम क्राइमेन सिने लेगे, नल्ला पोना सिने लेगे। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है नो लॉ नो कन्विक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर किसी अभी हम एकदम इनिशियल शुरू किया हमने आईपीसी, ठीक है, अभी ये एंट्री की भी नहीं है, मैं उन मैक्सिम्स को डील कर रहा हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, है ना, और आपको यह मालूम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो लॉ नो कन्विक्शन। ठीक है, इसमें कई बातें और ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है कि नो रेट्रो एक्टिविटी ऑफ द पेनल लॉज बैक डेट से इफेक्ट नहीं कर देंगे। ठीक है, पेनल लॉज को हमेशा स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना होगा। साथ ही साथ पेनल लॉ के लेजिस्लेशन में सर्टेनिटी होनी चाहिए, कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पेनल लॉज जो हैं उसकी एसेसिबिलिटी लॉज की बेसिकली सबके पास होनी चाहिए। ये मैक्सिम हमने जो है इसके अलावा देखी। ये मैक्सिम के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आईपीसी आई कैसे। सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, एक चार्टर एक्ट आया। क्या आया? एक चार्टर एक्ट आया। क्या आया? एक चार्टर एक्ट आया 1833 में, और इस चार्टर एक्ट में रिकमेंड किया गया फर्स्ट लॉ कमीशन को। ठीक है, बस सुनते रहना, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन को। ठीक है, और ये फर्स्ट लॉ कमीशन को रिकमेंड किया जस्ट आफ्टर 1 ईयर 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बनके रेडी हो गया। दो बातें पूछी जाती हैं, किस चार्टर एक्ट से फर्स्ट लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन हुआ, और दूसरा फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना, दैट इज द ईयर 1834। अब फर्स्ट लॉ कमीशन के बाद इसमें जो 4 मेंबर थे, कमीशन बन गया, 4 मेंबर थे, लॉर्ड मैकाले, मैकलियोड, एंडरसन और मिलेट। 1 2 3 4, ये 4 मेंबर थे। लॉर्ड मैकाले इज नोन एज द फादर ऑफ द आईपीसी। ठीक है, लॉर्ड मैकाले इज नोन एज द फादर ऑफ द आईपीसी। इन्होंने आईपीसी की ड्राफ्टिंग में बड़ा काम किया, और इसके बाद 6 अक्टूबर 1860 को, कब? 6 अक्टूबर 1860 को आपकी जो आईपीसी है वो
इनेक्ट हो गई। 1 जनवरी 1862 को जो आईपीसी थी वो इन्फोर्स हो गई। ठीक है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है ये, क्या हुई, ये इन्फोर्स हो गई। ठीक है, लंबे समय तक यही काम करती रही। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 के आने के बाद से ये आईपीसी जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गई। और जम्मू कश्मीर में पहले रणबीर पेनल कोड आरपीसी एप्लीकेबल था। ठीक है, और ये काम हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। किससे? 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, आगे चले। थोड़ा प्यारे बच्चों हम लोग क्विक चलेंगे, तेजी पे चलेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप मेरे से सुन लो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर लो। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बोलो, आगे चले। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी देखो बेयर एक्ट पे हमने एंट्री नहीं करी है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है प्यारे बच्चों कि देखो, कोई बात क्रिमिनल लॉ तो है, कोई बात ऑफेंस नहीं होगी जब तक आपका माइंड गिल्टी नहीं होगा। आईपीसी में ढेरों ऐसे सेक्शंस दिए गए हैं जहां पर मेंटल एलिमेंट को बताया गया। आईपीसी में जो आपका सोचने समझने की शक्ति है क्राइम लॉ ऑफ क्राइम के अंतर्गत, वो मेंटल एलिमेंट में आती है। और जब तक आपका गिल्टी माइंड नहीं होगा आप ऑफेंडर नहीं हो सकते। तो ये एक बात जो है, प्लीज कम, एक मैक्सिम पर बेस्ड है सारा का सारा खेल। हम क्या पढ़ रहे हैं? पहले देखो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्या देख रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। कितने एलिमेंट्स है प्यारे बच्चों? सर जी एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो होते हैं जिनसे मिलकर ऑफेंस बनता है ना। क्राइम हाँ उससे बनकर बनता है, वही क्या है? एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग। क्या है? ह्यूमन बीइंग। दूसरा है मेंस रिया। तीसरा है एक्टस रियस। और चौथा है इंजरी। ठीक है, क्या है? इंजरी। 1 2 3 4। देयर इज 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। इसको भूलना नहीं, तुम्हें कंफ्यूज करेगा मेंस रिया की जगह मोटिव डाल के। अगर ये आए तो इसी को गलत करना, मेंस रिया के और मोटिव के साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो बातें पूछी जाती हैं। दूसरा आपसे पूछ सकता है स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में। किसके बारे में? स्टेजेस ऑफ क्राइम कौन कौन से हैं? तो 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम है बेसिकली। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। देयर इज 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। कितने हैं? इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। 4 स्टेज है। इधर सुनो, पूछेगा पहली स्टेज कतई पनिशेबल नहीं है, दूसरी स्टेज भी पनिशेबल नहीं है एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन तीसरी स्टेज ऑलवेज पनिशेबल है और ये भी हमेशा पनिशेबल है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या देखा? हमने 2 बातें सीखी इसमें से। क्या सीखा हमने? हमने 2 बातें सीखे। देयर इज 4 एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। ठीक है, देयर इज 4 एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम एंड देयर इज 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम में क्या है? ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में जो है आपका एक तरीके से 4 एलिमेंट्स हैं: ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी। 4 स्टेजेस हैं: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। ये जो मेंस रिया एक एलिमेंट है, क्या है? मेंस रिया। इसको देखते हैं। बिना मेंस रिया के ना तो ह्यूमन बीइंग के ऑफेंस हो सकता है, ना तो मेंस रिया के ऑफेंस हो सकता है, ना तो एक्टस रियस के। मेंस रिया वो है जो आप मन में सोचते हो, दैट इज द मेंटल एलिमेंट। उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी करते हो दैट इज द एक्टस रियस। मान लीजिए आपने कुछ मन में सोचा और उसके लिए जो है आप एक तरीके से काम करोगे, तो वो जो आपका वो पार्ट क्या कहलाएगा? एक तरीके से अगर जो कुछ भी आप सोच रहे हो दैट इज द मेंटल एलिमेंट, जो आप कर रहे हो दैट इज द एक्टस रियस। मान लो मैंने सोचा कि आपका मर्डर करना है, दैट इज द मेंस रिया, मन में जो सोच रहे हैं। और आपके जो मैं चाकू भोंक दूं,
उसको पूरा करने के लिए वो है आपका एक तरीके से एक्टस रियस। ठीक है, वो क्या है आपका एक्टस रियस। ठीक है, तो ये बात हमने जो है अपनी क्लास में देखी। एक्टस रियस पूरा तरीके से मेंस रिया एक मैक्सिम पर, अब मेंस रिया हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस सुनते रहना, हम सारे केसेस डिस्कस कर लेंगे, सबको डिस्कस कर लेंगे, बस चलते चलते धीरे 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 धीरे। हाँ, सेक्शन 1 से लेकर 52A तक हर एक सेक्शन को रीड करना है, नंबरिंग पढ़ना है, आपका काम है। नंबरिंग आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, नंबरिंग आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, बीच में भी इंपॉर्टेंट सेक्शन में मार्क भी करा दूंगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो तेजी से बता भी दूंगा। तो सबसे पहले मेंस रिया है। मेंस रिया एक मैक्सिम पर बेस्ड है, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। मैंने क्या कहा, ये एक मैक्सिम पर बेस्ड है जिसका नाम है एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया। एक मैक्सिम और है, एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स। ये दो मैक्सिम आपको याद होनी चाहिए। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया का मतलब है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। इसका क्या मतलब है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। और इसका एक्टस मी इनवाइटो नॉन एस्ट मीन्स का क्या मतलब है, एन एक्ट विदाउट माई विल इज नॉट माई एक्ट, एक्ट अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट। ठीक है, 94 इसी पर बेस्ड है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने जो है इसको अपनी पिछली क्लास में से, पिछली क्लास में तो सुना ही होगा आपने जब मेरे से पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें जो हमने अपनी क्लास में देखी। तो एक बात को समझो, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया और एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स, ये समझो कि एक रिवीजन चल रहा है। बैठ के देखते जाओ, जो लग रहा है नोट कर लेना चाहिए वो नोट करते जाओ। मैं बोल बोल के सारा कुछ जहाँ तक 1-1.5 घंटे में चल पाऊंगा मैं चलूंगा, कवर करने की कोशिश करूंगा। हर वो केस विच इज़ द लीडिंग, हर वो मैक्सिम विच इज़ इंपॉर्टेंट और हर वो सेक्शन विच इज़ इंपॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सिट प्रॉपरली, सिट इन ए रिलैक्स वे कि वी आर मूविंग वॉचिंग ए मूवी, और क्योंकि पहले तो वो मूवी जो पहले देख रखी है, तो ऐसे करना है कि पूरा रिविजन होता चला जाए, है ना। ठीक है, चलो, तो ये दो मैक्सिम है। इसका मतलब क्या है, एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स का, इसका मतलब ये हुआ कि एन एक्ट अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट। ठीक है, और एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया का मतलब क्या हुआ, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। तो प्यारे बच्चों, देयर इज अ 4 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, गिल्टी माइंड और प्रोहिबिटेड एक्ट, वही प्रोहिबिटेड एक्ट एक्टस रियस है, और इंजरी। ठीक है, एक बहुत तगड़ा केस था आपका जिसमें आपका सिराज वर्सेस रुडजन। अब इसके केसेस को देखते हैं मेंस रिया के, किसको देखते हैं, केसेस को देखते हैं। पहला केस है सिराज वर्सेस रुडजन। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जस्टिस राइट थे। कौन थे, जस्टिस राइट। और जस्टिस राइट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। जस्टिस राइट ने कहा, एक लाइन पूछी जाती है, ये लिखो डबल इन्वर्ट, इसको याद करो, इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड, इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड unless contrary is shown, unless contrary is shown। प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखो, इस मैक्सिम में क्या होता है, एक शराब का व्यवसायी होता है, लिकर शॉप ऑनर होता है, वो शराब बेच देता है एक पुलिस वाले को जो ऑन ड्यूटी होता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है कि पुलिस वाला ऑन ड्यूटी है। वो आके शराब उसको बेच देता है, क्योंकि डेली उसी टाइम शराब लेने आता है। मुकदमा चलता है, बोला जाता है एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया, एंड एक्ट इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस माइंड इज नॉट गिल्टी। तो उसका माइंड गिल्टी नहीं था, डिस्पाइट दैट प्रोहिबिटेड एक्ट था, शराब बेची थी, तब भी वो बच जाता। तो दिस केस में जज कौन थे, जस्टिस राइट। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो इस केस में बोली गई वो ये थी जो मैंने बताई अभी, इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड, कब, अनलेस कॉन्ट्रेरी इज शोन। ठीक है ना, और इतनी बात है। ये जो मैक्सिम प्यारे बच्चों दी मैंने, ये एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स, ये मैक्सिम अक्सर पूछ देता है किस सेक्शन पर बेस्ड है। वो सेक्शन है सेक्शन 94 को मार्क करके लिख लेना, किस सेक्शन पर बेस्ड है, सेक्शन 94।
ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों एक मैक्सिम और है, सारी मैक्सिम ही देख रहे हैं हम पहले। इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट किस पे बेस्ड है? 76 और 79 पे, ठीक है। एक मैक्सिम और है क्विड नेसेसिटास। कौन सी मैक्सिम है? सारी मैक्सिम ही देख ले रहे हैं पहले, ठीक है। क्विड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, ठीक है, ये स्पेलिंग है क्विड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम। ये जो मैक्सिम है क्विड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी पे। सारी मैक्सिम पहले देखे ले रहे हैं, ठीक है। ये सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी ये क्या कहती है? ये कहती है इमीडिएट नेसेसिटी डज नॉट नो दी लॉ। क्या कहती है? इमीडिएट नेसेसिटी, सारी मैक्सिम पहले देख ले रहे हैं। इमीडिएट नेसेसिटी डज नॉट नो दी लॉ। क्या कहती है? इमीडिएट नेसेसिटी डज नॉट नो दी लॉ। ये मैक्सिम, तो सारी मैक्सिम 1 बाय 1 करके पहले कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी मैक्सिम है डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स किस पर बेस्ड है? 82 और आपका 83 पर। 83 पर कब? बेसिकली जब 7 से 12 तक तो है, जब ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड दी नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दी एक्ट, ठीक है। चाइल्ड इज नॉट केपेबल, अगर केपेबल है तो कोई बात नहीं। डॉली 82 और 83। एक मैक्सिम और है, देखो ध्यान से, नॉन कॉम्पस मेंटिस। कौन सी मैक्सिम है? सेक्शन पर बेस्ड मैक्सिम, सब हर टॉपिक कवर करेंगे। नॉन कॉम्पस मेंटिस। नॉन कॉम्पस मेंटिस प्यारे बच्चे क्या कहती है? नॉन कॉम्पस मेंटिस आपको ये कहती है कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो है एक तरीके से वो इज अनेबल टू कमिट द क्राइम। नॉन कॉम्पस मेंटिस माने कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और 84 पे, और 84 से लेके बेसिकली, ठीक है, 84 से लेकर जो बेसिकली 86 तक इसी पर बेस्ड है। और सुनो एक बात, एक मैक्सिम और है फुरियोसिस एब्सेंटिस लो। इसका मतलब एक तरीके से ये है कि मैडमैन इज लाइक ए पर्सन हु इज एब्सेंट। सेक्शन 84 पर ये बेस्ड है मैक्सिम। किस पर है? सेक्शन 84 पर। ए मैडमैन इज लाइक ए पर्सन हु इज एब्सेंट। और एक बात सुनो, जहां फुरियस शब्द आ जाए, कौन सा वर्ड? फुरियस, आंख बंद करके मार्क करना 84 की मैक्सिम है ये, ठीक है। फुरियोसिस एब्सेंटिस लो, इसका मतलब है ए मैन मैड लाइक ए मैन हु इज एब्सेंट, ठीक है। अगला सेक्शन 84 एक तरीके से इंसेनिटी पर बेस्ड है। इंसेनिटी दो तरह की हो सकती है, इंसेनिटी बाय बर्थ, इंसेनिटी आफ्टर बर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? तो इंसेनिटी डेमेंशिया नेचुरालिस, डेमेंशिया नेचुरालिस, इसका मतलब क्या हुआ? इंसेन बाई बर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? इंसेन बाई बर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? इंसेन बाई बर्थ, ठीक है। अच्छा, कॉम्पस मेंटिस, इसका मतलब बताओ। कॉम्पस मेंटिस वो सारी मैक्सिम, ये केवल हरियाणा में ही काम नहीं आएंगी। अब आईपीसी की वो मैक्सिम है जो कोई भी पेपर देने जाओगे यही मैक्सिम मिलेंगी। सामान्य मैक्सिम तो सबको याद होती है, जब पेपर डीप से बनता है तब ना दिक्कत आती है, तो इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो कॉम्पोस नॉन कॉम्पोस मेंटिस का मतलब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कॉम्पोस मेंटिस का मतलब एक तरीके से हैविंग कंट्रोल ऑफ ओन्स माइंड। बात खत्म, ठीक है। अच्छा, और मैक्सिम पे चलें, सारी मैक्सिम पहले कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स, मैक्सिम का क्या नाम है? डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स, मैक्सिम का नाम है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स। मैक्सिम का क्या नाम है? डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स, ठीक है। तो
तो इसका मतलब क्या है, लॉ डज नॉट कंसर्न अबाउट दी ट्राइफल्स, यानी लॉ छोटी बातों को कॉग्निजेंस में नहीं लेती है। किस केस पर बेस्ड है ये, किस सेक्शन पर, सेक्शन 95 ऑफ दी आईपीसी। ये क्या कहती है, लॉ डज नॉट कंसर्न विथ ट्राइफल्स। लॉ, ट्राइफल्स माने छोटी बातों को, बहुत छोटी बातों को कॉग्निजेंस में लॉ नहीं लेती है। ठीक है, आगे चले, पक्का, चलो। इस पर एक केस बर बेस्ड है, रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। कौन सा केस है, 95 पर, रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। केस का क्या नाम है, रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। इस केस का नाम है प्यारे बच्चों। आगे चलो, रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल, रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। ठीक है, अब कुछ ऐसी मैक्सिम पर आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कई बार इनकोएट क्राइम पूछ देता है, व्हाट इफ दी इनकोएट क्राइम। ठीक है, क्या पूछ लेता है, इनकोएट क्राइम। कई बार पूछ लेता है इनकोएट क्राइम क्या होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इनकोएट क्राइम वो क्राइम होते हैं विच इज इनकम्प्लीट इन नेचर, विच इज प्रिलिमिनरी क्राइम। इसके अंतर्गत कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉन्स्पिरेसी, जैसे अटेम्प्ट, ठीक है, जैसे अबेटमेंट। ठीक है, ये क्या है, इनकोएट क्राइम। हम अटेम्प्ट की कुछ एक बात को समझो, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, और कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो जो आपका किससे रिलेटेड है, आपका एक तरीके से अटेम्प्ट से है। उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस, डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पाइनिटेंशियाe, PAENITENTIE। और इसकी स्पेलिंग मेरे को हमेशा भूल जाता हूँ मैं याद कर लिया हूँ, बस कुछ भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ है वही अटेम्प्ट किए। खैर कोई ना, तो ये जो मैक्सिम है ये मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी रही और अटेम्प्ट की है। ठीक है, अब बस सब छोड़ दो, मैक्सिम हमने कवर कर ली। ठीक है, वो अब इसका मतलब ये एक ऐसी मैक्सिम है कि जिसके बेसिस पे हमें ये कवर करना रहेगा कि अटेम्प्ट है कि नहीं है। बेसिकली कि एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना रहेगा हमें अटेम्प्ट का बारे में, कि ऐसा तो नहीं है कि अटेम्प्ट विक्टिम के एक्यूज्ड के पास क्या विड्रॉ करने का मौका था कि नहीं था अपने पास को, जो कर रहा है उसके पास विड्रॉ रोकने का टाइम था कि नहीं था। बस ये बात डॉक्ट्रिन है, हम तेज तेज चलेंगे बहुत हम, है ना। अब हम सिर्फ स्टेटमेंट पे आ रहे हैं। कई बार स्टेटमेंट पूछता है आईपीसी के रिलेटेड, किससे क्या पूछता है, स्टेटमेंट। मैक्सिम कवर कर ली, अभी सेक्शन बेयरट पे नहीं आए, सारी मैक्सिम इंपॉर्टेंट बता दी। अब हम स्टेटमेंट पे आ रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट प्यारे बच्चों क्या है, एक स्टेटमेंट तो किसका था, जस्टिस राइट का। किसका था, जस्टिस राइट का क्या स्टेटमेंट था, इन एवरी स्टैट्यूट means has to be implied unless contrary is shown। ठीक है, इधर आओ, दूसरी मैक्सिम मिल्टन की है, किसकी है, इन एवरी स्टैट्यूट means has to be implied unless contrary is shown। हम वो सारे स्टेटमेंट पूछ रहे हैं जो अक्सर आईपीसी लॉ ऑफ क्राइम्स में जुडिशरी या एपीओ के एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मिल्टन की जो स्टेटमेंट है वो है दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। क्या है, इधर सुनो, बारिंद्र कुमार घोष ने सेक्शन 34 में जब केस बताया तो बारिंद्र कुमार घोष को कन्विक्ट करने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज किया, दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट दिया था जॉन मिल्टन, जो एक पोएट थे। जॉन मिल्टन के इस स्टेटमेंट को लॉर्ड समनर ने बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के केस में
यूज़ किया। तो यही स्टेटमेंट मिल्टन ने भी दिया और यही स्टेट लॉर्ड समडन ने भी दिया बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के केस में। ठीक है, किसने? एम्परर। और वो केस पोस्ट ऑफिस केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सेम और सिमिलर इंटेंशन के बीच किसने डिफरेंस बताया? वो तो है सर माधवन नैयर। मिल्टन हो गए। अगले नाम सुनो, मिल्टन के साथ ही लॉर्ड किसका नाम जोड़ोगे? समनर का। इन्होंने क्या कहा? दे ऑल्सो सर्व, क्या बोला? दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। ठीक है, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। अगला नाम किसका है? सर माधवन नैयर साहब। किसका है? सर माधवन। ये किस केस में जज थे? महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इन्होंने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में फर्क बताया। किसने बताया? कॉमन, सर माधवन नैयर ने। ये जज थे महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस में। इन्होंने क्या बोला? इधर देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। ठीक है, द डिफरेंस लाइन इज वेरी थिन। तो जहां वेरी थिन वर्ड आ जाए समझ जाओ ना कि माधवन नैयर का स्टेटमेंट है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को लेके। ठीक है, एक जज थे, कई बार स्टेटमेंट, अभी मैं तुम्हें बड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा तुम्हें, अब क्या क्या मैं बताऊं। अब दोबारा ना पूछना, कोई टोकना नहीं मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं रुक जाऊंगा। बस डिफरेंस समझो। ये 4 अक्यूज्ड हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन? क्या मीनिंग है कॉमन इंटेंशन की? प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक है, इधर देखो, ये हूं मैं, ये मुझे मारना चाहता है, ये भी मुझे मारना चाहता है, ये भी मुझे मारना चाहता है, ये भी मुझे मारना चाहता है। इसकी इंटेंशन मुझे मारने की, इसकी भी, इसका चारों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, न जाने न बातचीत हुई। तो सबकी इंटेंशन क्या है? सेम, इसको मारना। अब ये सब बैठ गए, मीटिंग ऑफ माइंड कर लिया, एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज कर लिए, ये इंटेंशन कॉमन हो गई। ठीक है, वापस आओ। हम स्टेटमेंट देख रहे थे, किसने क्या बोला। तो इधर देखो, एक स्टेटमेंट अक्सर आता है, अक्सर बोलते भी होगे, क्या? सिंस एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? किसने बोला? ये बोला जस्टिस कृष्णा अय्यर ने। ठीक है, किसने बोला? जस्टिस कृष्णा अय्यर ने। अच्छा, एक केस तुम्हें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे पढ़ा होगा, लॉर्ड कॉलरिज का, है ना, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। वहां पर लॉर्ड कॉलरिज ने नेसेसिटी पे स्टेटमेंट दिया। ठीक है, खैर अब हम ज़्यादा इस पर डिटेल में ना जाते हुए सीधे बेयर एक्ट में एंट्री करेंगे। कहाँ करेंगे? बेयर एक्ट में एंट्री करेंगे। तो आईपीसी में हमने क्या पढ़ा? लॉर्ड मैकाले वॉज द फादर ऑफ द आईपीसी। लॉर्ड मैकाले, इसमें कुछ चीज़ें अमेंडमेंट भी हुई आईपीसी में। कैन आई प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम? ओके, किसी को बुलाता हूँ मैं। इधर आओ। सबसे पहले तो ये देखो, आईपीसी में अमेंडमेंट भी हुआ। जो सेक्शन 34 है, इसमें 1870 में अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ? सारे अमेंडमेंट सुन लो। आईपीसी में अमेंडमेंट कब कब हुआ? अक्सर ये पूछ लेता है ना। तो एक तो अमेंडमेंट कहाँ हुआ? इधर देखो, 1870 में। ठीक है, 2 अमेंडमेंट हुए इसमें। पता है क्या क्या? सेक्शन 124A, कौन सा? 124A इंसर्ट किया गया और सेक्शन 34 में कुछ चीजें चेंज करी गई 1870 के अमेंडमेंट में। ठीक है, दूसरा अमेंडमेंट कब हुआ? कुछ चीजें जोड़ी गई 1913 में। ये अमेंडमेंट अक्सर पूछ देता है, मैं सारे अमेंडमेंट बता रहा हूं। 1913 में क्या हुआ? चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कब इंसर्ट करी गई? 120A 120B 1913 में। ठीक है, इसके अलावा 1955 में एक अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ? 1955 में, सॉरी 1950 में एक अमेंडमेंट हुआ। किसमें हुआ? सेक्शन 55 आपका ए, एक तरीके से देखो, और इसमें अमेंडमेंट हुआ। इधर देखो, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन को सब्स्टिट्यूट किया गया। कब किया गया? 1950 में, 1950 में। ठीक है, और सेक्शन 55A में किया गया। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की 1950 में चेंजमेंट हुआ सेक्शन 55A में। ठीक है, इसके अलावा 1983, देखो इधर
1983 में भी अमेंडमेंट हुआ। 1983 में क्या हुआ? 1983 में जो अमेंडमेंट हुआ उसका कारण कौन सा केस था? मथुरा रेप केस। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 आया, कई सेक्शन इसमें डाले गए, जैसे 376(2), 114 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये सारी चीजें इसमें लेकर आई गई। और क्या किया गया? आईपीसी में एक सेक्शन 228 इसको ए 228A ये डाला गया, और भी कई अमेंडमेंट हुए। एविडेंस एक्ट में भी कई सारे चेंजेस हुए। अच्छा, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया? अमेंडमेंट एक्ट 1986 में, ये अक्सर पूछता है। और क्या किया गया? कुछ सेक्शन 304B इंसर्ट करी गई। कब? 1986 में। तो 83 और 86 के साथ कंफ्यूज ना होना। इधर देखो, डॉरी वाले मैटर कब डील किए गए? 86 में। और रेप वाला अमेंडमेंट कब हुआ? 83 में। ठीक है। और इसके बाद सेक्शन 2000 में आईटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, और 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ वो जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हुआ। ठीक है। अमेंडमेंट भी मेजर देख लिए। बहुत सारी चीजें ऐड हुई। और इधर देखो, 18 में भी मेजर अमेंडमेंट हुए। ये सारे अमेंडमेंट आपने देखने हैं। ठीक है। इधर आओ, अब हम दो बातें देख रहे हैं कि कई बार डेफिनेशन ऑफ क्राइम पूछता है। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको ये सारी डेफिनेशन ऑफ क्राइम याद करके जाना है, क्योंकि इनमें से एक पूछ देता है। बेंथम, ब्लैकस्टोन, ऑस्टिन, बेंथम, ब्लैकस्टोन, ऑस्टिन, कीटन, केनी, मिलर, केनी, मिलर और स्टीफन। रसल को भी डाल, रसल तो याद ही रहेगा, रसल पूछता कम ही है, समझाने के लिए बताता। रसल है ना, ये जो है इस इतनी सारी जो है डेफिनेशंस ऑफ क्राइम आपने याद रखनी है। क्या किया मैंने, क्या बोला मैंने? इतनी इनकी, इन्होंने जो भी डेफिनेशन ऑफ क्राइम दी है वो याद रखनी है। ठीक है। इन्होंने बेंथम, ब्लैकस्टोन, ऑस्टिन, केनी, कीटन, मिलर, स्टीफन, रसेल, इन्होंने जो भी डेफिनेशन ऑफ क्राइम, मैं मुंह से बोल रहा हूं ना, उसको लिखो, है उसको सबको याद करना है, आपको करके एग्जाम में जाना है। ये तो ओवरव्यू हो गया। अब वापस दोबारा से जीरो से स्टार्ट करते हैं आईपीसी, ताकि हमारा कोई टॉपिक छूटे ना। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे मेंस रिया की। मेंस रिया एक रूल है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया का, ये एक रूल है। लेकिन इसमें ये मैंने बोला कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं, मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड, एविल इंटेंट, मालाफाइड इंटेंशन, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, यही मेंस रिया की मैक्सिम है। ठीक है। ये है रूल। ये क्या है? मेंस रिया। ये क्या है? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है रूल। क्या है? रूल। इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है। क्या है? इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है, और वही कहलाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या कहती है? ठीक उल्टी बात कहेगी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है, इधर देखो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इधर देखो, मेंस रिया क्या है जो तुम सोचते हो? नॉलेज, इंटेंशन, नेग्लिजेंस, ये सब क्या है? मेंस रिया है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या कहती है? कहती समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड। वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखो इधर लिखो, पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, रेप, बाइगेमी, किडनैपिंग, एबडक्शन, आपका 292 आईपीसी। ठीक है। आईपीसी का 292 केस, ऑफेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस अगेंस्ट द कंट्री, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये सब के सब किस में आते हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस देख लेते हैं फटाक से। एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है रंजीत,
डी उड़ेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रंजीत डी उड़ेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रंजीत डी उड़ेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र किसका केस है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। एक बंदा एक बुक लेडी चैटरलीज लवर्स करके एक बुक बेचता है और वो बुक इंडिया में प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है, बावजूद इसके बेचता है, और जब बेचता है तो कहता है साहब मुझे नहीं मालूम था इसमें क्या लिखा था। तो कोर्ट ने तब भी उसको कन्विक्ट किया, क्या बोल के कि समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड। समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड। अगला जितने केस मैं बता रहा हूं इनमें से एक मिलेगा आपको, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला केस है फाउलर वर्सेस पैजेट। इस केस में मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, इस केस में कोर्ट ने सबसे पहले 1798 में दो बातें कही मेंस रिया के रिगार्डिंग। क्या? मेंस रिया और प्लस एक्टस रियस। एक्टस रियस, मैंने क्या बोला? मेंस रिया प्लस एक्टस रियस इक्वल टू क्राइम। यानी अब ऑफेंस को करने के लिए मेंस रिया भी चाहिए और एक्टस रियस भी चाहिए। सबसे पहले किस केस में बोली गई ये बात? फाउलर वर्सेस पैजेट के केस में। इन विच केस? फाउलर वर्सेस पैजेट के फाउलर वर्सेस पैजेट के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस रिया भी चाहिए और एक्टस रियस भी चाहिए। अगला केस सुनो, ऑनलाइन वाले आप लोग जवाब देते रहो। अगला केस अभी मैंने बताया था एक, कौन सा? सेराज वर्सेस डी रूट जैन। सेराज वर्सेस डी रूट जैन केस का मैंने क्या नाम बताया था? सेराज वर्सेस डी रूट जैन। इस केस में मैंने क्या बताया? सेराज वर्सेस डी रूट जैन के केस में, सेराज वर्सेस डी रूट जैन के केस में मैंने तुम्हें बताया कि इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया जो है इज टू बी इंप्लाइड अनलेस कॉन्ट्रेरी इज शोन, ठीक है। अगला केस कौन सा है? एक देखो केस का नाम ब्रांड वर्सेस वुड। केस का नाम क्या है? ब्रांड वर्सेस वुड। इस केस को रिवाइवल ऑफ मेंस रिया के नाम पर जाना जाता है। किसके नाम से? रिवाइवल ऑफ मेंस रिया के नाम से केस जाना जाता है। जस्टिस कौन थे? जस्टिस गोडार्ड थे। कौन थे? जस्टिस गोडार्ड। याद रखना इस बात को, ठीक है। और मेंस रिया का केस कौन सा है? बहुत सारे केस हैं, ये लिख लिया। ब्रांड वर्सेस वुड, ब्रांड वर्सेस वुड लिख लिया, ब्रांड वर्सेस वुड लिख लिया। आगे चलो, हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर। हॉब्स वर्सेस, प्यारे बच्चों अब इतना समय आज मेरे पास नहीं है कि मैं हर केस को डिटेल में पढ़ाऊं। मैं तुम्हें वो केसेस बता रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं और आपकी टच में होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये केस भी था, जस्टिस कैनेडी थे इसमें, ठीक है ना। और इसके बाद एक और था, वो बहुत सारे केस बता रहा हूं मैं, बताओ। ईयर किसी का इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ईयर जो है, हॉप वर्सेस विंचेस्टर में एक लाइन बोली गई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लिख लो। You ought to construe the statute, you ought to construe the statute literally unless there is something to show that mens rea is required, that mens rea is required, ठीक है। अगला केस आओ, आर वर्सेस टॉल्सन। आर वर्सेस टॉल्सन, ठीक है। जज कौन थे? जस्टिस विल्स। इस पर एक मूवी भी बनी है, कोई मेरे दिल से पूछे। बाइगैमी का केस है ये, पति गायब हो जाता है, दूसरी शादी कर लेती है। अगला केस सुनो, वॉल्यूम प्लीज, रुको भैया, वॉल्यूम बढ़ाओ, बच्चों को सुनाई नहीं पड़ रहा। आवाज के लिए बच्चे बोल रहे हैं बार बार, वॉल्यूम वॉल्यूम।
देख लो, वहां से नहीं बढ़ेगी। अगला केस है आर वर्सेस प्रिंस। कौन सा केस है? आर वर्सेस प्रिंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेंस रिया का। कितने लीडिंग केसेस हैं ना, आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टॉल्सन। प्रिंस भी क्या करता है, एक लड़की को एब्डक्ट करता है, एलोप करता है, उसको किडने बाबू अब इससे पास क्या ही ले जाए। अभी आ रहा है आवाज? चलो ठीक। आर वर्सेस प्रिंस में जो है प्रिंस को कन्विक्ट किया गया किडनैपिंग के लिए, जबकि उसका गिल्टी माइंड नहीं था। ठीक है, इसके अलावा कौन से केस हैं? बहुत सारे केस हैं। इंडो चाइना स्टीम नेविगेशन, लिख लो एक, इंडो चाइना स्टीम नेविगेशन, इंडो चाइना स्टीम नेविगेशन वर्सेस जसजीत सिंह, वर्सेस जसजीत सिंह। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, किसमें? ये इंडो चाइना स्टीम नेविगेशन केस में एक शिप होता है बेसिकली, और शिप ना स्मगलिंग कर रहा होता है गोल्ड की। और जब गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा होता है तो जो सेलर होता है शिप का, उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, लेकिन ईस्टर्न सागा नाम का शिप होता है। अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ उस शिप को कॉन्फिस्केट कर लेती हैं। वो शिप वाले कहते हैं कि सर जी शिप का तो कोई रोल ही नहीं है। तो गजेंद्र गटकर साहब इसमें जज थे और मेंस रिया से संबंधित कई सारी बातें बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये उसी में से आता है। तो इसमें डिटेल में तो नहीं जाएंगे अभी हम, ठीक है, क्योंकि समय अपने पास थोड़ा सा कम है। कभी क्लास मेरी उसमें पुरानी देखना तो उसमें मिलेगा। हम लोग अगर कोई जरूरी बात लगेगी, देखिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। ये केस भी किसका है? मेंस रिया के एक्सेप्शन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। किसका है? इसमें अक्सर दो बातें पूछी जाती हैं प्यारे बच्चों, ये नोट करो मेरे से। दो बातें पता है क्या पूछी जाती हैं? इस केस में 3 जज थे, जस्टिस सुब्बाराव, जस्टिस अयंगर और जस्टिस राजगोपाला। तीनों जज में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। माइनॉरिटी जजमेंट सुब्बाराव थे। उन्होंने एक बात बोली कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। बोले कि इसका गिल्टी माइंड नहीं है, मैं जॉर्ज का गिल्टी नहीं है। तो अक्सर पूछता है हु डिलीवर्ड द माइनॉरिटी जजमेंट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज? वो थे सुब्बाराव। अब मेरी तरफ देखो, जब बच्चे सुब्बाराव को एक बार प्रीवियस ईयर में पा गए, ठीक करने लगे, तो उन्होंने फिर क्वेश्चन बदल दिया। उन्होंने क्या किया इस बार? हु डिलीवर्ड द मेजॉरिटी जजमेंट। जब माइनॉरिटी पढ़ के पहुंचे तो उन्होंने मेजॉरिटी पूछना शुरू कर दिया। तो अयंगर और राजगोपाला 2 जज थे, मेजॉरिटी वाले, और माइनॉरिटी में थे सुब्बाराव। मैं तो बोल रहा हूं लेकिन कुछ कर तो रहे हैं लोग। मेजॉरिटी माने सुब्बाराव और अयंगर और राजगोपाला, माइनॉरिटी सुब्बाराव। ठीक है, एक केस और है, नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। कौन सा केस है? ये भी किसका है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस है। ये भी किसका केस है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस है ये भी। चलो ठीक है, प्यारे बच्चों हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम कितने बताए? 4। कितने स्टेजेस ऑफ क्राइम बताए? इधर देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा अभी तक तुम सब कर लोगे जो मैं बता रहा हूं। 1 नंबर 1 इंटेंशन, दूसरा नॉलेज, अरे इंटेंशन प्रिपरेशन, इंटेंशन प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन। प्यारे बच्चों पता है तुम्हें कि इंटेंशन इज नेवर पनिशेबल। मैंने क्या बोला? इंटेंशन इज नेवर पनिशेबल, लेकिन प्रिपरेशन भी नेवर पनिशेबल, बट एक्सेप्शनल केसेस में पनिशेबल है। वो एक्सेप्शन तुमसे पूछ देता है, जैसे वेजिंग वॉर, जैसे सेक्शन 122, ये सेक्शन पूछ देगा 126, 399, और इसके अलावा आपका 233 to 235 है ना, 235। इसके अलावा आपका 399 प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डकैती,
है ना। ये सारे ऑफेंसेस कई सारे हैं, 257 जिसमें प्रिपरेशन पनिशेबल, और यही सेक्शन तुमसे पूछता है। ठीक है, आगे चले, बोलो। अटेम्प्ट के कुछ केसेस हैं, अटेम्प्ट के, किसके केसेस हैं? अटेम्प्ट के। उन केसेस को देख लो। एक केस है अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मैं क्या बता रहा हूं? अटेम्प्ट के केसेस बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? अटेम्प्ट के कुछ केसेस हैं जिनका नाम है, पहला है अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जस्टिस रघुवर दयाल थे इसमें जज। सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर देयर इन आईपीसी? अभी तुरंत डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन 53 में आके पढ़ना, तुरंत एकदम अभी इसको पूरा कर ले। ठीक है, एक केस हो गया अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्या बताया मैंने? दूसरा केस लिखो, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगला केस लिखो, सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ, सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगला केस लिखो अटेम्प्ट का, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद अभयानंद मिश्रा। अभयानंद मिश्रा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। ठीक है, अगला केस आओ, मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कौन सा केस? मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, एक केस और लिखो, एक टेस्ट है जिससे अटेम्प्ट का पता लगाते हैं, उसका नाम है इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। क्या नाम है? ये टेस्ट, इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट जो है वो किसने दिया, किस केस में दिया गया, किसने दिया नहीं, इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट जो है वो सेक्शन 511 में है, और इस पर एक केस है असगरली प्रधानिया वर्सेस एम्परर। असगरली प्रधानिया वर्सेस एम्परर। ठीक है, असगरली प्रधानिया वर्सेस एम्परर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलो। ठीक है, और जॉब टेस्ट, एक ये इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट है, ऐसे एक जॉब टेस्ट भी होता है। कौन सा टेस्ट है? जॉब टेस्ट। जॉब टेस्ट किससे रिलेटेड है? अटेम्प्ट से। किससे रिलेटेड है? इम्पॉसिबिलिटी का मतलब कि जैसे आपके इलस्ट्रेशन एक दिया हुआ है इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट, तुमने मेरी पॉकेट में हाथ डाला, पॉकेट खाली थी, जब पॉकेट में कुछ था ही नहीं तो कभी थेफ्ट हो सकता था? कभी थेफ्ट हो सकता था? नहीं हो सकता था। बावजूद इसके आपको पनिश किया जाएगा, क्योंकि आपने जो इंटेंट था आपका उसको पूरा करने के लिए काम किया। ये आप नहीं कह सकते भाई जब पॉकेट में कभी कुछ था ही नहीं तो मैं चोरी कैसे कर सकता था। अभी रुको, जॉब टेस्ट क्या है? इट्स वेरी मच सिमिलर टू इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। इधर देखो, बहुत डिटेल में तो क्लास में ही बताऊंगा, अभी अगर तुम टोक दे रहे हो तो मैं बता दे रहा हूँ। इधर देखो मेरी तरफ, एक संदूक है लोहे का जिसको मैं लाख कोशिश करूँ खोल नहीं सकता, लेकिन मैं उसको टांग के बाहर ले आया, लगा हथौड़ी चलाने। गोदरेज की बहुत मजबूत लॉकर है, टूटने से हथौड़ी से नहीं टूटेगा, लेकिन मैं अपना जॉब तो कर रहा हूँ, है ना। अटेम्प्ट का टेस्ट है ये भी। ठीक है, तो डिटेल में तो नहीं जाएंगे ज़्यादा। केसेस बताओ, आप वापस आ जाओ, मार्क करना शुरू करो। सेक्शन 1 इंपॉर्टेंट है।
है ना। सेक्शन 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखो सेक्शन 2, इधर देखो 3 बातें याद रखना चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में 3 बातें तुम लोग याद रखना। इधर देखो, अभी डिटेल में तो नहीं बता सकता, फिर भी बता रहा हूं जरूरी बातें। चैप्टर 1 में 3 बातें तुम लोग याद रखना। नंबर 1, तुम जहां जहां जाओगे आईपीसी साथ जाएगी, नंबर 1। दूसरा इज इंडिया की भूमि में जो भी ऑफेंस करेगा, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर, उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगी। 1 सेकंड आईपीसी लगा ही देता हूं मैं। भैया आईपीसी लगा दो आगे जरा, बेरक इसमें बेरक लगा देता हूं, फिर देखते हैं, ठीक है। तेजी से बेरक लगा के फिर सारा अब बेरक स्क्रॉल करेंगे, कैसे भी बताता जाऊंगा। हाँ बेरक लगवाते हैं, ठीक है। आईपीसी का बेरक, हाँ हाँ ठीक है। इधर आओ, देखो एकदम 1 नंबर से सेक्शन से शुरू कर देते हैं। इधर देखो, अक्सर तुम्हारे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 6 अक्टूबर 1860, 1862, ठीक है 1862। इधर आओ, हमने क्या कहा, इधर चलो। पहला सेक्शन क्या कहता है, टाइटल, एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर का कहानी खत्म है, अब वहां पर भी ये एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। देखो मैंने क्या कहा, इस इंडिया के अंदर चाहे कोई भी हो ऑफेंस करेगा, पनिशमेंट उसको मिलेगा। सेक्शन 2 इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात करता है, भारत के अंदर किए गए ऑफेंसेस की बात करता है, चाहे मैं हो चाहे तुम हो कोई भी हो। इधर देखो एवरी पर्सन वर्ड यूज किया है, एवरी पर्सन मीन्स इंडियन और फॉरेनर बोथ, जो भी यहां ऑफेंस करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 3 है, वो कह रहा है ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। मेरी बात को सुनो, मैंने दूसरी बात बताई, तुम जहां जहां जाओगे आईपीसी साथ पाओगे। तो तुम इंग्लैंड में जाके अगर कोई ऑफेंस कर देते हो, तब भी तुम इंडिया में जहां पाए जाओगे मुकदमा तुम्हारे ऊपर चलेगा। इंग्लैंड जाने पर भी आईपीसी साथ तुम्हारे जाएगी। यहां क्या लिखा है, एनी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब ओनली इंडियन सिटीजन, ठीक है। यहां एवरी का मतलब इंडियन सिटीजन फॉरेनर बोथ। बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, बियॉन्ड इंडिया मींस shall be dealt with the according with the provision of this code of any act committed beyond in the same manner if such has been committed within India। अगर तुम इंडियन सिटीजन हो, तुम्हारे ऊपर इंडियन लॉ बेसिकली अप्लाई हो रहा है, तो अगर तुम जहां पर बाहर भी कहीं कोई ऑफेंस करोगे तो इंडिया में लायबल होगे। सेक्शन 3 और 4 दोनों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात करता है। जहां पर 3 बात अपनी खत्म करता है, सेक्शन 4 वहीं से अपनी बात शुरू करता है। सेक्शन 4 प्यारे बच्चे क्या कहता है, सेक्शन 4 3 बातें कहता है। इधर देखो सेक्शन 4 कहते हैं एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन लॉ बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन ऑफेंस करेगा तो उसके ऊपर इंडियन लॉ अप्लाई होंगे, सेक्शन 4 की पहली बात। दूसरी, जहां तुम तैरता हुआ शिप देखना, समझना तैरता हुआ भारत, और उड़ता हुआ शिप देखना, समझना पोर्ट प्लेन देखना उड़ता हुआ भारत। अब भारत है तो भारत के अंदर कोई ऑफेंस करेगा तो लायबल कहां होगा, आईपीसी से। बस यही बात मैंने तुम्हें बताई। इधर देखो एनी पर्सन इन एनी प्लेस, कहां गया, एनी पर्सन इन एनी शिप और एयरक्राफ्ट, बस ध्यान देना रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो अगर इंडिया का झंडा लगा है तो जहीं भी कहां भी तैर रहा हो समझो तैरता हुआ भारत जा रहा है, उसमें ऑफेंस करोगे तो आईपीसी एप्लीकेबल होगी। और तीसरी बात इधर देखो एनी पर्सन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड, विदाउट के आगे समझने के लिए विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन लॉ, और बियॉन्ड के आगे बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कमिटिंग ऑफेंस टारगेट, इधर देखो इस कंप्यूटर को टारगेट करे कोई इंडिया के बाहर से तो आईपीसी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इतनी बातें जो है सेक्शन 1 2 3 4 में बताई गई। सेक्शन 1 केवल, हाँ ठीक है, आगे चले। इधर देखो ये इसको पढ़ लेना। इधर देखो सारे नंबर तुम्हें याद होने चाहिए। जेंडर ही में मेल और फीमेल दोनों है। नंबर, मैन, पर्सन, ठीक है। पर्सन इंक्लूड्स कंपनी और एसोसिएशन, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। मैन डिनोट्स मेल ऑफ ह्यूमन बीइंग एनी एज, छोटा बच्चा मेल है वो भी है, 80 साल का बुजुर्ग मेल है। और वर्ड
वुमेन डिनोट्स फीमेल ऑफ एनी है, छोटी बच्ची भी फीमेल है और बूढ़ी लेडी भी फीमेल है। आगे चलो, सारी नंबरिंग आपको याद करनी है, ठीक है। ये तीनों इलस्ट्रेशन किसके किसके, जज के, सेक्शन 19 जज के तीनों इलस्ट्रेशन, चारों ABCD आपको पढ़े होने चाहिए। मैंने क्या बोला, अभी मार्क करो, घर जाके पढ़ोगे इसको, ठीक है। जज के चारों इलस्ट्रेशन पढ़ के जाना, एक मिल सकता है, ठीक है। आगे चलो, एक बार मन से इस पब्लिक सर्वेंट की रीडिंग मारोगे, किसकी, सारे क्लॉज को धीरे से बैठ के पढ़ोगे आज ही, बेयर एक्ट से, जरा देर का काम नहीं है, ठीक है। आगे आओ, सारे नंबरिंग याद होनी चाहिए। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली माने रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर, डिसऑनेस्टली माने इंटेंट टू डिफ्रॉड। सारी नंबरिंग याद होनी चाहिए। सीधे 34 में आ जाओ, कहां जाओ, सीधे 34 में, कहां जाओ, 34। प्यारे बच्चों, अभी तुम्हें मैंने एक बात बताई, इधर देखो, सेक्शन 1 से लेके, कहां से, सेक्शन 1 से लेके 52 तक, हर सेक्शन की नंबरिंग तुम्हें याद होनी चाहिए, रीडिंग सहित। इंडेक्स तुम्हें एक भी सेक्शन भूलना नहीं है, अंदर से भी पढ़ना है, यहां से प्री के सवाल बनते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 34। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 34, ठीक है। कॉमन इंटेंशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, सेक्शन 34 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। बड़े ध्यान से सुनना, पूरा 34 कॉमन इंटेंशन रिवाइज करा दूंगा 5-10 मिनट, जितना भी मेरे पास समय होगा, सारे केसेस के साथ। सेक्शन 34 पढ़ने जा रहे हैं। जो इधर देखो, जो तुम्हारा काम है नंबर याद करना, बेयर एक्ट पढ़ना, वो तुम्हें दे दिया, थोड़ा एक्सप्लेन करने का काम है, उसको मैं कर ले रहा हूँ। सेक्शन 34 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेक्शन 34। सेक्शन 34 एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। प्रिंसिपल का क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट, बोलता रहूंगा, तुम लोग सुनते रहना, अपने हिसाब से लिखते रहना, जो भी ठीक लगे। सेक्शन 34 एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी प्यारे बच्चों एक केस में डिटरमाइन, जिसका नाम था आर वर्सेस क्रूज केस। क्या नाम था केस का, आर वर्सेस क्रूज केस, 1838 में। कौन सा केस, 1838 में एक केस था। इधर देखो ध्यान से, ये किस सेक्शन पर बेस्ड है, प्रिंसिपल पर, ज्वाइंट लायबिलिटी पर। किस पर बेस्ड है, ज्वाइंट लायबिलिटी पर। और ये ज्वाइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल कहां पर आया, आर वर्सेस क्रूज पे। ये ज्वाइंट लायबिलिटी है क्या, इधर देखो, ज्वाइंट लायबिलिटी कहती थी कि जब कई लोग मिलकर किसी ऑफेंस को करें और उसको सेपरेट कर पाना बड़ा कठिन हो, तो हम ये मानकर चलेंगे कि सारे के सारे ज्वाइंटली लायबल हैं, सारे के सारे ज्वाइंटली लायबल हैं। ये 1838 की बात है। इस 1838 में ये प्रिंसिपल प्रपाउंड हुआ, और बाद में जब हमने 34 IPC बनाया तो इस प्रिंसिपल को इसी में डाल दिया। तो सेक्शन 34 किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी पर। किस प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी पर, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी पर बेस्ड है। सबसे पहले पेपर में पूछता है कि 1830 सेक्शन 34 में कब अमेंडमेंट हुआ। सेक्शन 34 में 1870 में अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ, 1870 में अमेंडमेंट हुआ। एक स्टेटमेंट देता है, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। मैंने 2 बार बोला पढ़ना, इनको पता नहीं वो कुछ क्या कर ही रहे हैं, आवाज का मारा ही पढ़ना, बच्चे बता रहे हैं। इधर सुनो, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, ये किसने कहा, जॉन मिल्टन ने। फिर इसको किसने रिपीट किया, लॉर्ड समनर ने। किस केस में, बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर केस में। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। पहला केस बताऊं, बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस
एम्परर। पहला केस डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर जो केस है ये 23 अक्टूबर 1924 को डिसाइड हुआ। कब हुआ? इस केस में कॉमन इंटेंशन से जुड़ी हुई बातें हैं। इस केस को संकरी टोला पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? संकरी टोला पोस्ट ऑफिस केस। ये अक्सर पूछा जाता है। और बारेंद्र कुमार घोष को सेक्शन 302 सेक्शन 34 के लिए लायबल माना गया। किसके लिए? अंडर सेक्शन 302 रीड विथ 34 के लिए लायबल माना गया। ठीक है, अगला केस कौन सा है? महबूब शाह वर्सेस एम्परर। कौन सा केस है? महबूब शाह वर्सेस एम्परर। महबूब शाह वर्सेस एम्परर जो केस है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस है, इसको हम इंडस रिवर केस के नाम से भी जानते हैं। किस केस से? इसको किस नाम से जानते हैं? इंडस रिवर केस के नाम से भी हम जानते हैं। दिस केस इज नोन एज इंडस रिवर केस। और इस केस में जज कौन था? सर माधवन नायर। कौन था? सर माधवन नायर। ठीक है, सर माधवन नायर। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया? डिफरेंस बिटवीन सेम इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन। सेम इंटेंशन और कॉमन, सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन के बीच डिफरेंस इस केस में बताया गया। किस केस में? महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में। ठीक है, क्या बताया गया? कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच फर्क बताया गया। अगला केस आओ, पांडुरंग। ये सारे केस लिखते जाना, तुम्हें देखना सब मिलेगा इसी में से। ठीक है, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद जो केस है प्यारे बच्चों, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में एक बड़ी अच्छी लाइन बोली गई, उसको नोट कर लो फटाक से। ठीक है, इस केस में बहुत पूछा जाता है ये केस, तो एक लाइन बोली जो इंपॉर्टेंट हेल्ड हुई वो लिख लो जरा। कॉमन इंटेंशन शुड बी, इस केस में लिखो, यही लाइन आएगी आपके एग्जाम में। कॉमन इंटेंशन शुड बी प्रायर टू दी ऑक्योरेंस। क्या लाइन बोली मैंने? कॉमन इंटेंशन शुड बी प्रायर टू दी ऑक्योरेंस। ये लाइन किस में हुई? स्टेट ऑफ हैदराबाद में। इस केस में बोला गया कि कॉमन इंटेंशन हमेशा घटना के पहले घटित होगा, एंटीसीडेंट के पहले होगा कॉमन इंटेंशन। ठीक है, अगला केस चलें। ठीक है, इन्हीं में से पूछेगा। अब बरेंद्र कुमार घोष और महबूब नहीं पूछता, यही सब पूछता है। ठीक है, ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगला केस है ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मैंने क्या बताया? ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बोली गई, उसको लिख लो। लिखो, कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट। क्या बोली गई? कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट। कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट। कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट। ठीक है, कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट के बारे में मैंने बताया प्यारे बच्चों। और ये लाइन जो है कि ऋषि पांडुरंग वर्सेस हैदराबाद में क्या बोला? प्रायर टू दी ऑक्योरेंस। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया और क्या बोला? घटना स्थल पर भी, ऑन द स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगला केस लिखो, गुरदत्त मल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। गुरदत्त
अगर बोर हो रहे हो ना तब भी इसको लिखते रहो, क्योंकि अभी नहीं मन लगे काम आएगा तो बाद में आ जाएगा। एग्जाम, सारी बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की हैं। गुरुदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, गुरुदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में एक लाइन लिखो, सेक्शन 34, इस केस में क्या कहा गया, सेक्शन 34 डज नॉट क्रिएट, सेक्शन 34 डज नॉट क्रिएट distinct offense, it only lays down the principle of joint liability, it only lays down the principle of joint liability, it only lays down the principle of joint liability। ठीक है, लिख दिया, हो गया। अगला केस लिखो फटाक से, जल्दी। श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। एक लाइन लिखो, फिजिकल प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, फिजिकल प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, physical presence and active participation of every person is necessary। क्या समझे? ठीक है, इस बात को अगले केस में चेंज कर दिया। कौन सा केस? जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसको चेंज कर दिया किस केस में? जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। किस केस में? जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में। जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में जो कांतिया केस, उसको मॉडिफाई कर दिया गया। क्या बोला गया? ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। लिखो, एक लाइन इसमें भी लिख लो, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। Offenses against the property, presence of every person is not necessary, presence of every person is not necessary। ठीक है, presence of every person is not necessary, याद रहेगा? बोलो। ठीक है, किस केस में डिफरेंस बताया गया सेक्शन 34 और 149 में? नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। किस केस में? नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। किस केस में? नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में प्यारे बच्चों डिफरेंस बताया गया किसके किसके बीच? 34 149 के बीच में। किसके किसके बीच? 34 और 149 के बीच में। ठीक है, सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हुए आगे चलने हैं आपको। ठीक है, चलो आगे आओ। सुनो इधर, अभी कोई प्यारा बच्चा पूछ रहा था सर जी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कितने हैं? ठीक है, कितने, क्या पूछ रहा था कि सर जी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कितने? सेकंड चैप्टर पे आ जाओ फटाक से, यानी पहले चैप्टर की हर सेक्शन आपको पढ़ के जाना है। इधर देखो, इधर
आओ, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 53। सारी नंबरिंग याद होनी चाहिए आपको। है? 1 से लेके 52A तक सारी नंबरिंग टिप्स पे होनी चाहिए। इधर देखो, बैठ के आधे घंटे का काम नहीं है। इधर आओ, अभी प्यारा बच्चा कोई पूछ रहा था, सर जी जरा मुझे बताओ कि पनिशमेंट की टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो इधर देखो प्रणव, सेक्शन 53 बात करती है। हाँ, एक काम और, अपनी बुक से जाके थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पढ़ लोगे, जिसमें डेटरेंट थ्योरी मनु ने दी है, और बाकी थ्योरी एक बार देख लोगे। ठीक है, अब वापस आओ। हम सर जी पनिशमेंट कितने टाइप है, इधर क्या लिखा है, फर्स्टली, सेकेंडली, इधर थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली और सिक्स्थली, जबकि टाइप ऑफ पनिशमेंट है 5, क्योंकि ये 3 नंबर वाली रिपील हो रखी है। डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, रिगोरस सिंपल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये 5 तरह की पनिशमेंट आपके सामने है। तो 6 मार्क नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ सिक्स्थली लिखा है, इसलिए बच्चे सो वो पूछता है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, तो मार्क कितना करना है, 5। ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अगला सेक्शन मार्क करो जाके, चलो जल्दी चलो, इधर लिखो सेक्शन 54 मार्क करो, इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है। सेक्शन 54 मार्क करो, पढ़ के जाना है। 55 मार्क करो, 55A मार्क करो। ठीक है, इसके बाद 55, देखो 55 दिख रहा है, इधर देखो 55 के आगे क्या लिखा है, एवरी केस इन विच इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड गवर्नमेंट में, इधर देखो इंपॉर्टेंट बात, विदाउट कंसेंट, यानी कंसेंट की जरूरत है नहीं है ऑफेंडर की, क्या कर सकती है, विदाउट कंसेंट क्या कर सकती है, इधर देखो कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, यानी ऑफेंडर की कंसेंट की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट याद रखना, कम्यूट द पनिशमेंट कितना, टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर, इसको लिख लो जाके सेक्शन 55 के इंडेक्स में बाहर ही। ठीक है, 57 पे आओ, 55 पे लिखना है 40 नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर, और 57 पे क्या लिखना है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म क्या होगा, उसको मानेंगे रिकॉर्ड एज इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर। इंडेक्स में जाओ और वहीं बाहर लिखो 55 के आगे 14 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर। ठीक है, और जरा 57 पे जाओ और क्या लिखोगे, 20 ईयर। फ्रैक्शन कितना है, 20 ईयर, फ्रैक्शन कितना है, 20 ईयर, और कम्यूटेशन कितना होगा, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर। याद रहेगा। 64 मार्क करो जल्दी, क्विक, 64 मार्क करो। कौन सा मार्क करोगे, क्या मार्क करोगे, सेक्शन 64 मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 64 के आगे 65 मार्क करो। 65 के आगे लिख दो नॉट मोर देन 1/4, इंडेक्स में लिख दो नॉट मोर देन 1/4 लिख दो, और इसको याद कर लेना। ठीक है, 66 मार्क करो, और 67 को सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। यहां पे 67 को, यहां से एक सवाल मिलता है, इधर देखो 50 रुपीज तो 2 मंथ, 100 रुपीज आपका तो आपका 4 मंथ्स। ठीक है, इसको लिख लेना इसी के आगे, और अदर में 6 मंथ। अब इसको बीएनएस में बदल दिया गया, 5,000 10,000 कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी आईपीसी आएगी तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा हरियाणा के लिए। हो गया कि नहीं हो गया। 67 मार्क करो, 67 के बाद 73 और 74 मार्क करो। 73 क्या कहता है, मैक्सिमम जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टाइम क्या होगा, 3 मंथ्स। इसको पढ़ लेना। 73 74 सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो अपने बैरेक्ट में। क्या मार्क करो, हो गया। 73 मार्क करो, 74 सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो प्यारे बच्चों।
आगे चले, आगे चलें। आ जाओ चैप्टर 4 पे। कहाँ आ जाओ, आ जाओ आप चैप्टर 4 पे। किस पे आ जाओ, चलो चैप्टर 4 पे आओ। देखो इधर 76, ध्यान से देखो, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे। किस पे? मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे, एक बात। और दूसरी इसमें लिखा है बाउंड बाई लॉ। तो जब भी कंफ्यूजन हो, इधर देखो बी पहले आता है कि जे, बी, तो बाउंड में बी होगा तो ये है 76 और जस्टिफाइड में जे होगा तो ये है 79। तो जो पहले आता है वो, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इस पर कौन सा केस है बेस्ड? सेक्शन इस पे 76 पे बहुत सारे। आपका एक तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह केस इसी पे है। कौन सा केस? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह केस इसी सेक्शन 76 पर बेस्ड है, ठीक है। 76 पर एक और बेस्ड है, पता है कौन सा? आर वर्सेस टॉल्सन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर है ना, ठीक है। 76 इधर देखो, इधर देखो 76 क्या कह रहा है, इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लेना। ए सेलर फायर्स ऑन ए मॉब, ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर, कंफर्मिटी विद द कमांड बाय द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ठीक है। ए एन ऑफिसर कोर्ट ऑफ द जस्टिस बीइंग डायरेक्टेड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीव्स जेट टू बी वाई, अरेस्ट नो ऑफेंस। मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर है और इधर क्या है? पर्सन बाउंड, तो बाउंड को याद रखना 76 है। इधर देखो जज कहां पर इम्यून है? सेक्शन 77 पे। देखो इधर, तुम जब जज बन जाओगे, कोई काम करोगे, तुम्हें कहां से इम्यूनिटी मिलेगी? सेक्शन 77 से। जज के ऑर्डर पे जो एक्ट डन परसुएंट द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो जज 77 और हैंगमैन जो जल्लाद होता है वो कहां से बचता है? 78 से। तो कोई भी बंदा जो जज के ऑर्डर के परसुएंट में काम करेगा 78 उसको इम्यूनिटी देती है। इधर देखो 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ, 77 जज, 78 हैंगमैन जल्लाद, और आगे 79 इधर देखो मिस्टेक एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड बाय द लॉ। क्या बोला? जस्टिफाइड बाय द लॉ। इसीलिए मैंने कहा ये 76 है और ये 79 है, ठीक है। 79 का एक इंपॉर्टेंट केस नोट करो, किरण बेदी एंड जितेंद्र सिंह। 79 का एक इंपॉर्टेंट केस याद मार्क करो, किरण बेदी वर्सेस जितेंद्र सिंह वर्सेस कमिटी ऑफ इंक्वायरी। किरण बेदी एंड जितेंद्र सिंह वर्सेस कमिटी ऑफ, किरण बेदी जितेंद्र सिंह वर्सेस कमिटी ऑफ इंक्वायरी, ठीक, याद रहेगा। 79 का है। 80 में आओ, एक्सीडेंट कहाँ है? 80 एक्सीडेंट है, इधर देखो एक्सीडेंट है, इधर देखो 80 में कहाँ है? 80 में एक्सीडेंट है। ये क्या कह रहा है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। कब? विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट और नॉलेज। कब? जब आप कोई लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर से कर रहे हो, और क्या हो साथ में साथ? प्रॉपर केयर एंड कॉशन। 80 का एक क्वेश्चन, एक केस नोट करो 80 का। सेक्शन 80 पर एक केस नोट करो, सेक्शन 80 पर एक केस नोट करो। सेक्शन 80 पर एक केस नोट करो। पहले तो टुंडा वर्सेस रैक्स। कौन सा केस है? टुंडा वर्सेस रैक्स पहला केस है। टू फ्रेंड फाइटिंग कर रहे थे, टुंडा वर्सेस रैक्स। दूसरा केस नोट करो, भूपेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। भूपेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दूसरा केस मैंने क्या बताया? भूपेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। सेक्शन 80 पे आओ। 80 में एक्सीडेंट है और 81 में नेसेसिटी है, ठीक है।
क्या है? एक 81 पे मैंने मैक्सिम नोट कराई थी, कौन सी नोट कराई थी? नॉन हैबिट लीगम। तो 80 एक्सीडेंट है और 81 में नेसेसिटी है। क्या है? सेक्शन 81 में क्या है? नेसेसिटी। क्या है प्यारे बच्चों सेक्शन 81 में? नेसेसिटी। ठीक है। सेक्शन 81 किस मैक्सिम पर बेस्ड है? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर। किस पे है? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर। किस पे है? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर। क्या है? सेक्शन 81 है। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर क्या है? सेक्शन 81। पहला केस लिखो, रेनिंगर वर्सेस फगोसा। रेनिंगर वर्सेस फगोसा, ये केस किससे रिलेटेड है? सेक्शन 81 नेसेसिटी से। सेक्शन 81 नेसेसिटी से। सेक्शन 81 नेसेसिटी से कौन सा केस रिलेटेड है? रेनिंगर वर्सेस फगोसा। ठीक है। और आगे चलो, माउस केस पूछता है पेपर में। माउस केस किससे रिलेटेड है? माउस एक शिप था छोटा सा, बहुत पहले, वो एक बंदा उसमें से सामान निकाल के नीचे फेंक देता है माउस केस में से। ठीक है। 1608 का ये केस था। कब का था? 1608 का एक केस था। और एक फेरीमैन में ना सामान, तूफान आता है ना, तो तूफान से बचने के लिए सामान उठाता है और कहाँ फेंक देता है? उसके फेरी के नीचे। मुकदमा होता है तो बोलता है कि साहब नेसेसिटी थी, एक नुकसान को बचाने के लिए हमें दूसरा नुकसान करना था। तो माउस केस हो गया। तीसरा बहुत ही लीडिंग केस है, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही पूछता है। क्या पूछता है? आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन केस किससे रिलेटेड है? सेक्शन 81 से। और 1884 को ये केस आया, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से रिलेटेड है। और जज थे इसमें लॉर्ड कॉलरिज। कौन थे? जज थे इसमें लॉर्ड कॉलरिज। कौन थे? जज थे इसमें लॉर्ड कॉलरिज। ठीक है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। देखो ऐसा है कि अपनी लाइफ को बचाना तो तुम्हारी ड्यूटी है। और क्या बोला इसमें? कि अपनी लाइफ को बचाना तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन अब दूसरे की को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देना तुम्हारी सुप्रीम ड्यूटी है। ठीक है। तो ये केस, इसमें दो दोस्तों ने क्या किया, ये कास्ट अवे हो जाते हैं शिप में, तो समुद्र में होते हैं, तो इनको पानी नहीं होता, खाना नहीं होता, तो ये 3-4 दोस्त होते हैं, दो मिलके एक दोस्त को मार देते हैं, खाते तीनों हैं। ठीक है। और जो ब्रूक्स, जो एक पार्कर था, उसको दोनों मिलके मार देते हैं और खा लेते हैं। और फिर कहते हैं साहब 4 दिन बाद बचा लिए जाते हैं, मार के खाने के बाद रेस्क्यू कर लिए जाते हैं। तो ये कहते हैं सर जी अगर ना मारता तो हम तो बच ही ना पाते, नेसेसिटी थी। तो बोला नेसेसिटी में आप किसी की जान नहीं ले सकते। आपको खुद की लाइफ में और दूसरी की लाइफ में अगर किसी को चुनना हो तो क्या करोगे? आप दूसरे की लाइफ को चुनोगे। ठीक है। क्या समझे? आगे चलें। एक केस और है, धनिया दाजी वर्सेस एम्परर। केस का क्या नाम है? जल्दी नोट करो, धनिया दाजी वर्सेस एम्परर। धनिया दाजी वर्सेस एम्परर। क्या बताया मैंने? धनिया दाजी वर्सेस एम्परर केस का नाम मैंने बताया, धनिया दाजी वर्सेस एम्परर। ठीक है। इस केस में एक जो था, ताड़ी का एक बंदा था, बिहार में ताड़ी निकालते ना, तो वो पेड़ में चढ़ के ताड़ी निकालता था, उसकी कोई ताड़ी रोज चोरी कर लेता था। तो चोरी होने से बचाने के लिए उसने क्या किया? पॉइजन मिला दिया और गलती से कोई जो है उसको पी लिया। ठीक है। तो बोला कि साहब मैंने इसलिए मिलाया क्योंकि चोरी से बचाना था, नेसेसिटी थी। कोर्ट ने इसको नहीं माना और इसको पनिश किया। ठीक है। नेसेसिटी नहीं माना। एक केस और है, गोपाल नायडू वर्सेस एम्परर। ये अंतिम केस है सेक्शन 81 का। ये अगर कोई भी केस पूछेगा तो इन्हीं में से पूछ लेगा। गोपाल नायडू वर्सेस
एम्परर, गोपाल नायडू वर्सेस एम्परर। गोपाल नायडू वर्सेस एम्परर। सेक्शन 82 पे आओ। 82 में क्या है? डॉली इनकैपेक्स। 83 पे आओ, ये भी सेम बात है। 0 to 7 ईयर फुल्ली इम्यूनिटी, 7 to 12 ईयर इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। 83 के कुछ केस है, नोट करो सेक्शन 83 के। 83 के कुछ केस हैं, उनको नोट करो। केस का नाम है क्वीन वर्सेस लक्ष्मी अग्रदानी। क्वीन वर्सेस लक्ष्मी अग्रदानी। लक्ष्मी LAKSHMI लक्ष्मी, AGRADANI लक्ष्मी अग्रदानी। ये क्या करती ना, आग लगा देती है। ठीक है। और आग लगा के ना सब डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है। आग लगा के जब ये सब डिस्ट्रॉय कर देती है, तो बस इतना देखना था कि क्या ये समझ पा रही है कि व्हाट द नेचर ऑफ ऑफेंस, इसको लायबल किया गया। अगला केस का नाम लिखो, हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 83 में ये केस लिखो, हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या होता है, एक बंदा 11 साल ईयर का होता है, बैग में चाकू डाल के लाता है, इसका किसी झगड़ा हो जाता है, उसको धमकी देता है तो मैं बोटी बोटी काट डालूंगा। ठीक है। और जो कहता है वो कर भी देता है। इसका मतलब बच्चा अपने नेचर को, एक्ट को, कॉन्सिक्वेंस को समझ रहा था। ठीक है। 84 में आओ। सेक्शन 84। सेक्शन 84 में कुछ टेस्ट हैं, उनका नाम लिखते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है। और इन्हीं में से कोई सवाल आपके एग्जाम में बनेगा। सेक्शन 84 जो है इंसैनिटी पर बेस्ड है। कुछ टेस्ट हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं 84 से रिलेटेड। पहला टेस्ट है वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। कौन सा है? वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। पहला टेस्ट कौन सा है? वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। पहला टेस्ट है आपका वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। ठीक है। दूसरा टेस्ट है इंसेन डेल्यूजन टेस्ट। कौन सा है? वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। दूसरा है इंसेन डेल्यूजन टेस्ट। क्या है? इंसेन डेल्यूजन टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौन सा है? इंसेन डेल्यूजन टेस्ट। और तीसरा है आपका बाउलर टेस्ट। ये सारे टेस्ट अक्सर पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में। अब कोई नहीं पूछता डायरेक्ट क्वेश्चन 84 से। बाउलर टेस्ट। अगला टेस्ट क्या है? बाउलर टेस्ट। इसके अलावा कौन है? मैकनॉटन टेस्ट। अगला टेस्ट कौन सा है? मैकनॉटन टेस्ट। अगला टेस्ट लिखो, डरहम रूल। अगला रूल कौन सा है? 5th नंबर, डरहम रूल। इनमें से एक सवाल आपको मिलेगा, इन टेस्ट में से एक पूछेगा। डरहम रूल क्या पूछेगा? डरहम रूल, इनमें से एक पूछेगा। अब पहले आओ वाइल्ड बीस्ट टेस्ट पे। वाइल्ड बीस्ट टेस्ट जो है तुम्हारा बहुत पुराना है। ये आर वर्सेस एर्नोल्ड के केस में। किस केस में? आर वर्सेस एर्नोल्ड के केस में। किस केस में? आर वर्सेस एर्नोल्ड के केस में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट propound हुआ। इसे गुड एंड एविल टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
बंदा ये बात वाइल्ड बीस्ट की तरह बिहेव करता है, पता लगाने में एकदम अक्षम होता है कि व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, लाइक ए वाइल्ड बीस्ट। और किस केस में प्रोपाउंड हुआ? आर वर्सेस एर्नोल्ड में। दूसरा है आपका लॉर्ड, एक और लिखो, लॉर्ड फेरर केस। कौन सा केस है ये? वाइल्ड नहीं, उसी के जैसे सिमिलर है, इसी को कई बार पूछ देता फेरर टेस्ट क्या है, इसलिए लिखो लॉर्ड फेरर केस। इसमें भी बंदा जो है कैपेबिलिटी उसकी नहीं रहती ताकि डिस्टिंगाइज करे गुड और एबिल के बीच में, ठीक है। उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो डिस्टिंगाइज करे गुड और एबिल के बीच में। ठीक है, ताकि वो डिस्टिंगाइज करे गुड और एविल के बीच में। अगला है इनसेन डेल्यूजन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? इधर देखो, इनसेन डेल्यूजन टेस्ट। ये प्रोपाउंड हुआ आर वर्सेस हैडफील्ड केस में। किस केस में? आर वर्सेस हैड, किस केस में प्रोपाउंड हुआ? आर वर्सेस हैडफील्ड केस में। किस केस में प्रोपाउंड हुआ? आर वर्सेस हैडफील्ड केस में, ठीक है। अगला टेस्ट है बाउलर टेस्ट। अक्सर पूछा जाता है बाउलर टेस्ट इज रिलेटेड टू, आपका जवाब होगा इनसैनिटी। क्वेश्चन क्या आता है? बाउलर टेस्ट इज रिलेटेड टू, जवाब आपका क्या होता है? इनसैनिटी। अगला टेस्ट है मैग्नॉटन टेस्ट। मैग्नॉटन टेस्ट सबसे बेहतरीन टेस्ट है, जिसे 5 बातें बताई गई। क्या बताई गई? इस केस का नाम है मैग्नॉटन, आर वर्सेस मैग्नॉटन केस का नाम था, उसी में मैग्नॉटन टेस्ट निकल कर सामने आया। इसमें 5 बेहतरीन बातें बताई गई कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इंसैनिटी है अथवा नहीं है। बोला पहले तो हम ये मान के चलेंगे कि इतना पता हो बस कि नॉलेज द एक्ट इज कॉन्ट्रेरी टू दी लॉ, बस ये पता हो कि जो काम कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है, बस इतना पर्याप्त है उसको दोषी करने के लिए। ठीक, पहली बात। दूसरी आपकी प्रिजम्पशन ऑफ सेन। जब तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एविडेंस एक्ट के 105 में यही बात हमने डाल दी है कि तब तक हम सेन प्रिज्यूम करेंगे जब तक कि इसके कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं हो जाएगा। हम तब तक सेन प्रिज्यूम करेंगे जब तक कि कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं हो जाएगा कि ये बंदा इनसेन है। तीसरी बात उसने बोली कि अगर पार्शियल डेल्यूजन है, 3 बजे 10 मिनट में छोड़ रहा हूं, ठीक है, यानी मैं आपको 10 मिनट में छोड़ दूंगा, 10 मिनट में आप वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन नॉलेज की है। किसकी है? नॉलेज की। तीसरी सिचुएशन किसकी है? नॉलेज की। नॉलेज क्या कहता है? नॉलेज में ये कहता है कि अगर बंदे को इतना नॉलेज है कि देखो उसका एक्ट इज ओके नहीं है, दैट इज इनफ। और एक बात कहता है कि पार्शियल डेल्यूजन है, थोड़ा होश में नहीं है, तब भी हम उसको सेन मानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें बात ध्यान है कि जब तक वो इनसेन प्रूव नहीं हो जाएगा उसको हम सेन ही मानेंगे, ठीक है। अगला टेस्ट कौन सा है? डरहम टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? अगला टेस्ट है आपका डरहम टेस्ट, ठीक है। डरहम टेस्ट क्या कहता है? डरहम टेस्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है। किसकी बात करता है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है, यानी कि ये देखेंगे कि क्या जो एक्ट हुआ है क्रिमिनल वो कॉज और इफेक्ट की वजह से है। कॉज इफेक्ट की वजह से मतलब कि आप इनसेन है इसी वजह से उसका रिजल्ट आया है, ये हम इस केस में देखेंगे, ठीक है। और एक केस लिख लो, केस लिखो आप, और इंडिया तबू चेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएपीओ में कई बार पूछा गया है। तबू चेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम, ये केस किससे रिलेटेड है? इनसैनिटी से, ठीक है। तबू चेतिया, असम, द वेरी लीडिंग केस दैट इज तबू चेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम। दिस इज वेरी लीडिंग केस, है ना।
In this case, it was held that the unsoundness of mind as contemplated by the section 84 is a legal insanity, which means we recognizes the legal insanity, ना कि medical insanity. हम किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? लीगल इंसैनिटी को, ना कि मेडिकल इंसैनिटी को. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना. एक केस और लिख लो, श्रीकांत आनंदराव भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. श्रीकांत आनंदराव भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. किसकी क्लास है? आपकी है, बाकी की नहीं? अच्छा ठीक. श्रीकांत आनंदराव भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. जल्दी से 84 के बाद 85 में आओ. 85 इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन किससे रिलेटेड है? इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन. दो केसेस में लिखो, रेनिंगर वर्सेस फगोसा. रेनिंगर वर्सेस फगोसा किससे है? 85 से. और सबसे लीडिंग केस डीपीपी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड. क्या बोला मैंने? डीपीपी वर्सेस बियर्ड, यानी कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड. इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने बियर्ड को मर्डर के लिए लायबल माना. ये केस सेक्शन 85 का है. बहुत ध्यान से इसको 85 के आगे चाहे तो अपने इंडेक्स में लिख दो. ठीक है, चाहे तो अपने इंडेक्स में लिख दो. 86 का केस है बासुदेव वर्सेस, अगला सेक्शन है 86. 86 है इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन, सॉरी वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन. और इसमें जो है बासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू. ठीक है, पेप्सू 1956 का ये केस है. 1956 का ये केस है, इसको भी लिख लेना. ठीक है. अच्छा, 3 सेक्शन कौन कौन से? 87, 88 और 89. ये तीनों सेक्शन वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया पर बेस्ड है. मैंने क्या बोला? 3 सेक्शन कौन कौन से? 87, 88, 89. ये किस पर बेस्ड है? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया पर. ठीक है प्यारे बच्चों, इंडेक्स में जाओ. एक मिनट, प्रणव बात करता हूं मैं आपसे. इसके बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूं, पक्का बता रहा हूं. नंबरिंग याद कर लो तुम. अभी तक जितना बताया है, यहां तक जितने क्वेश्चन होंगे, तुमसे एक भी गलत हो जाए तो मेरे से बात करना. केसेस पूछा जाएगा तो तुम्हें मिलेंगे. अभी बहुत सारे केसेस और बताने, क्या क्या बताऊं. खैर थोड़ी देर, 1 मिनट और मुझे दे दो, 2 मिनट. सेक्शन 87 पे आओ. 87 के आगे जाकर तुम लिख दो, एक्ट 87 के आगे जाकर तुम लिख दो गेम और स्पोर्ट. जो गेम और स्पोर्ट में, जैसे मैंने बॉल फेंकी तुम्हारे सर में लग गई, तो कहां से मुझे बचाव मिलेगा? 87 से. 87 के आगे लिख दो गेम स्पोर्ट. अक्सर यही पूछता ही है. ठीक है. और 88 के आगे लिख दो सेक्शन 88. और एक बात याद रखना, इस 87 के आगे ये भी लिख दो कंसेंट के लिए एज क्या चाहिए? 18 ईयर्स. क्या चाहिए? 18 ईयर्स. एट्टी 88 क्या है? 88 मेनली मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करती है. किसकी बात करती है? मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करती है. किसकी बात करती है? मेडिकल ट्रीटमेंट में. 88 सर्जन, डॉक्टर, इनको इम्यूनिटी देती है. कौन सा सेक्शन? 88. इधर देखो, 87 हो गया, 88 हो गया, 89. 89 में बेनिफिट ऑफ 2 लोगों के लिए. किसके? चाइल्ड और इंसेन. इंसेन में सब आ गए. और चाइल्ड कितना होना चाहिए? अंडर द ईयर ऑफ 12 ईयर. और कंसेंट किस, इसके आगे लिख दो 12 ईयर. और किसका बेनिफिट? चाइल्ड और इंसेन. 89 में. बस इतना ही काम चला देगा. बस इंडेक्स में लिखो बढ़िया से. ठीक है.
अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, मैं 2-3 मिनट बाद क्लास ख़त्म कर दूंगा। अच्छा अच्छा, तब तो मुझे ख़त्म करके ही मानूंगा क्या मैं क्लास, 2-4 मिनट और लेता। चलो खैर, वापस आ जाओ। कल मैं देखना पड़ेगा ना मेरी अवेलेबिलिटी क्या है, कल तो मैं आराम करूंगा ना। हालांकि आज मेरी क्लास थी नहीं एक्चुअली, मेरे को बोला गया कि क्रैश कोर्स है, मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं थी और मैं एक क्लास ले। अच्छा, तो मेरे को पता लगा कि सर आप क्लास ले लेंगे, तो मैं क्लास लेके निकला ही था। तो मैंने समझा कि 18 बच्चों का पेपर है हरियाणा का, तो मैंने कहा इसी बहाने, अब तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, बैठे बैठे सेक्शन 100 तक रिवाइज हो गए पूरे, है ना। बेसिकली रिवाइजन हो गया कि नहीं हो गया। अगर देखो नहीं पढ़े हो तो इससे बात नहीं बनेगी, बात है साफ। ये क्रैश कोर्स है, पूरा पढ़ने के बाद क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट सेक्शंस का। तो बैठे बैठे ये समझो कि घर में पढ़ते इससे बढ़िया मेरे से पढ़ ले रहे हो, मेरे साथ पढ़ ले रहे हो बेसिकली। तो मैंने कहा चलो कोई ना, क्लास एक बार ले ही लेते हैं। 1 मिनट मेरा लगना था। 89 में क्या बताया मैंने, इंसेन और चाइल्ड के लिए। 90 में तुम्हें प्यारे बच्चों ये कतई नहीं बताता, ये चैप्टर खत्म कर दूंगा 100 तक। 90 में तुम्हें ये कतई नहीं बताता कि व्हाट इज द कंसेंट, बल्कि तुम्हें ये बताता है व्हाट इज नॉट कंसेंट। तो 4 बातें याद रखना 90 में। कौन कौन सी, इधर देखो, कंसेंट गिवन बाय द फियर ऑफ इंजरी। नंबर 2, कंसेंट गिवन बाय द मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट। और नंबर 3, कंसेंट गिवन बाय द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12 ईयर। और नंबर 4, पर्सन गिवन बाय द अनसाउंड माइंड एंड इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। इतने 4 लोगों की अगर कंसेंट है तो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। फियर ऑफ इंजरी, मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट, चाइल्ड अंडर 12 ईयर और अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। 90 में इतनी 4 बातें, पूरा 90 खत्म। इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। इस पर एक केस भी सुन लो, पुनई फतेमा, सेक्शन 90 पे, मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट पे अक्सर पूछा गया है। पुनई फतेमा वर्सेस, पुनई फतेमा वर्सेस एम्परर, इसी को हम स्नेक चार्मर केस भी कहते हैं 1869 का। दिस केस इज नोन एज स्नेक चार्मर केस। क्या बोलते हैं, स्नेक चार्मर केस, इसी केस को हम बोलते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। सेक्शन 92 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, सेक्शन 92 के इलस्ट्रेशन में से सवाल पूछता है। कितने से, इलस्ट्रेशन से। 4 इलस्ट्रेशन सेक्शन 92 में, ए बी सी डी। पुनः फतेमा केस में पता है क्या होता है, एक स्नेक चार्मर होता है, वो एक सांप किसी के लपेट देता है, सांप उसको काट लेता है। वो बंदा सोच रहा होता है कि, कहता है ये तो कंसेंट दिया था, तो लेकिन वो कंसेंट सांप लपेटने की दिया था मिसकंसेप्शन में कि ये मुझे बचा लेगा, ठीक है। 4 इलस्ट्रेशन है, ए बी सी डी, और चारों में से एक सवाल मिलेगा। तो पहला इधर देखो, पहला इलस्ट्रेशन घोड़े वाला, ऐसे याद रखना है। घोड़ा किसी को फेंक देगा, डॉक्टर तुम्हें मिला, तुम्हें घोड़े ने फेंक दिया, डॉक्टर को तुम इंसेन मिले अचेत अवस्था में, उसने तुरंत तुम्हारा ट्रीटमेंट किया, कुछ तुम्हें हो गया तो डॉक्टर लायबल नहीं है। दूसरा, टाइगर तुम्हें लेके जा रहा है, घोड़ा, टाइगर और आपका बच्चा, एक्सीडेंट और ब्लैंकेट, 4 इलस्ट्रेशन है बस, ठीक है। दूसरे में टाइगर तुम्हें लेके जा रहा है, अब तुम्हें बचाना है, तो मैंने गोली चलाई, टाइगर की बजाय तुम्हें लग गई, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया। और तीसरा, बच्चा ऊपर है, ठीक है, बच्चा कहाँ है, ऊपर है, और ऊपर बच्चा, सॉरी, कोई बच्चा एक्सीडेंट हो गया, इनसे वो सेंस में नहीं है, अनकॉन्शियस है, तुमने उसका ट्रीटमेंट किया, उसे कुछ हो गया ट्रीटमेंट, लेकिन बेनिफिट के लिए कर रहे थे ना, तो कोई ऑफेंस नहीं है। और चौथा है ब्लैंकेट, ऊपर से बच्चे को फेंका, ब्लैंकेट लगाया, गिर गया, कोई बात नहीं, कर तो बेनिफिट के लिए रहे थे, नहीं ऊपर जल के मर जाता। तो 4 इलस्ट्रेशन है, 4 में से एक आता है, ठीक है। 93, कोई कम्युनिकेशन जो आपकी गुड फेथ में की गई है वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। 94, जब शुरू में मैंने एक मैक्सिम बताई थी, एक्टस मी इनवाइटो, कौन सी, एक्टस मी इनवाइटो नॉन एस्ट मीन्स, ठीक है, ये बताई थी ना मेंस रिया पे। ये किस मैक्सिम पर बेस्ड है, सेक्शन 94 में। इस पे एक लाइन लिख लो,
act done by me against my will is not my act. Act done by me against my will is not my act. ठीक है, ये तो कतई किसी कीमत में सेक्शन 94 में वो ऑफेंस मर्डर इंक्लूड नहीं है। दो ध्यान रखना, 94 पर बेस्ड है, और 94 में तुम डकैत हो, मेरे पास आए बोले ताला तोड़ो, मैंने तोड़ दिया। तुम डकैत तो बोलो किसी गोली मारो, तो मैं गोली मारूंगा तो बराबर लायबल हो जाऊंगा। दो चीजें बची हुई हैं, कौन सी? मर्डर। मर्डर नहीं कर सकते तुम कि कोई तुमसे कहे मारो नहीं तुम्हें मार देंगे, तुम मर जाओ फिर। ठीक है, तुम मर्डर नहीं कर सकते, और तुम ऐसा कोई ऑफेंस नहीं कर सकते स्टेट के अगेंस्ट विच इज पनिशेबल बाय डेथ लाइक वेजिंग वॉर। यानी कि 1 to 1, सेक्शन 1 to 1। मैंने क्या बोला? सेक्शन 1 to 1। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? और फिर किस बात का होना चाहिए इसमें? एक वर्ड देखना, इंस्टेंट डेथ का। किसका होना चाहिए? इंस्टेंट। किस पे? एक सेक्शन 1 to 1 वेजिंग वॉर है। ठीक है, आगे देखो, इतनी बात समझ में आई? एक मैक्सिमा और है, इसके बाद तुम चले जाओ। सेक्शन 95। सेक्शन 95 कहता है कि हर तुम्हारे कंधे में किसी ने हाथ रख दिया, और कह तुमने हाथ कैसे रखा? मुकदमा करूंगा। कितनी छोटी बात है, इसमें मुकदमा करोगे। 95 बस तुम्हें यही कहती है कि लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द ट्राइफल्स। ठीक है।